नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको पता है हिंदी ग्रामर मॉक टेस्ट लाइव क्लास डेली आपके 9 पीएम में, ठीक है, डेली 9 बजे आपको रात को होती है। 9 पीएम में डेली लाइव क्लास होती है। सभी प्यारे मित्र ज्वाइन हो जाएंगे, शेयर कर देंगे सभी ग्रुप में। ये आपका अपना परिवार है दोस्तों, शिक्षकों का परिवार है। सभी शिक्षक परिवार में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग लाइव आ जाएं। शुरू करते हैं दोस्तों, आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट जरूर रहेगा, डिटेल के साथ लेके आए, देकर आते हैं दोस्तों, क्योंकि एक भी प्रश्न, एक भी छोटा सा हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो सभी प्यारे मित्र आ चुके हैं लाइव क्लास में, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। शुरू करते हैं, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। एनर्जी डाउन नहीं करना है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 30 प्रश्न रहने वाले हैं, और प्लेलिस्ट में जाइए आप लोगों को, या लाइव क्लास के बाद भी आपको वीडियो ये देख सकते हैं, और इस वीडियो के बाद फिर सेटिंग की जाएगी, बेल आइकन पे लिंक आएगा, ठीक है, सारी चीज़ें जो है बाद में कर दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब इसमें मतभेद बहुत होता है, कोई 11 कहता है, कोई 13 करता है, ठीक है, क्योंकि पहले 11 थे, अब 13 हो गए हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे। वर्तमान की बात करेंगे, अगर अभी एग्जाम में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा, आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक क्या होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे दोस्तों। समझ लेते हैं, वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं, और हिंदी में उच्चारण के आधार पर अगर देखें 45 वर्ण, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अब जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 13 जाएगा। 13 की बात करेंगे, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लाजवाब है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है। आ हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, जा हो गया, इनमें से स्वर नहीं है। तो स्वर सभी लोग जानते हैं, आ ऊ ए ऐ ओ, ये क्या है, हमारे स्वर हैं। लेकिन जा हमारा क्या है, जा यहाँ पे हमारा वर्ण और ध्वनि कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, वर्ण और ध्वनि कहलाएगा, स्वर नहीं कहलाएगा। ये हमारे क्या कहलाएंगे, जो जा दोस्तों हैं, ये क्या कहलाएंगे, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, जो आपके 25 कहलाते हैं। कितने हैं सभी लोग बताएंगे, 25 है या 30 है। देखिए 25 स्पर्श व्यंजन है, 5 आपके अनुनासिक, ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में व्यक्त किया गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। और वर्णमाला में आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अनुसार, और ये सारे आपके क्या है, 13 हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 2 आपके अनुस्वार है, अन और आहा, ठीक है दोस्तों। और व्यंजन की बात करते हैं, सभी लोग जानते हैं, का से लेके आपका, ठीक है, शाह तक जो है, ये सारे हमारे क्या है, व्यंजन कहलाते हैं। हा तक आपका शाह। और हाल ही में दोस्तों ये जो ला है, इसका समावेशन व्यंजनों में किया गया है, ला को। और ग्रहित में जा फा आ, संयुक्त व्यंजन में छा त्रा ज्ञा श्रा ये आते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय सांस, कंठ, ताल आदि स्थानों से बिना रुके हुई निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। आई होप ये सारे नॉलेज आपको हेल्पफुल रहेगा, फीडबैक देंगे। आप सभी लोग प्यारे मित्र हैं, सभी लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, सभी लोग, ये आपका अपना परिवार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से दिया गया कि निम्नलिखित में से टा वर्ग नहीं है। देखिए टा वर्ग नहीं है, किसमें, ठा का नहीं है, ढा का नहीं है, ड़ा का नहीं है, घा का नहीं है। तो हम टा वर्ग की बात करेंगे। टा वर्ग यानी कि जब हम टा वर्ग पढ़ते हैं, टा आता है, टा ठा आ गया, फिर आता है डा, फिर आता है ढा, फिर आता है ना। अब इनमें देखिए ये आपका टा वर्ण कहलाता है, पूरा टा वर्ग कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या नहीं, तो आप देखेंगे घा नहीं है, तो टा वर्ग नहीं है, यानी कि घा जो है आपका टा वर्ग में नहीं आएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताना है। सभी लोग जानते हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। 33 के साथ जाएंगे, अभी हमने देखा भी था पिछले क्वेश्चन में, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, जायसवाल सर करते हैं दोस्तों, वेलकम करते हैं। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है पश्च स्वर है। आपका कमेंट, आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। कौन सा पश्च स्वर है, आ है, बड़ा आ है, ई है, जा है या ढा है। आपका कमेंट, आपका फीडबैक लाजवाब होता है। तो कौन सा पश्च स्वर होगा, कमेंट आ चुके हैं, बेहतरीन, लाजवाब।
पश्च स्वर की बात कर रहे हैं। कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा पश्च स्वर होगा यहाँ पे? तो पश्च स्वर की बात करते हैं, तो राइट ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो दोस्तों पश्च स्वर जो होगा बड़ा आ होगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पश्च स्वर किन्हें कहते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये भी होता कि जानना भी जरूरी ना कि पश्च स्वर आखिर होते क्या है। ठीक है, पहचाने आप लोग। ठीक है, यही तो तैयारी होती है सिलेक्शन वाली। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, जो जीभ का हमारा पिछला भाग रहे वो सक्रिय रहे, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, अन। क्या है? सक्रिय, यानी कि सभी लोग जानते हैं सक्रियता यानी कि चलायमान, बिल्कुल तैयार रहे, सक्रिय। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, ये भी ध्यान दीजिए। पश्च स्वर तो आपने जान लिया कि जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, वो पश्च स्वर है। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। और जिन स्वरों के उच्चारण के मुख कम खुलता है उन्हें क्या? संवृत्त स्वर कहते हैं। ये भी पश्च और संवृत्त, ये भी जान लीजिएगा। तो बड़ी ई और बड़ा ऊ, ई ऊ, इनमें मुख कम खुलता है, तो ये हमारे क्या है? संवृत्त स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न लाजवाब है। वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, आपका अपना परिवार है, फीडबैक करते रहें, सपोर्ट करते रहें शिक्षा को। दोस्तों पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है, सभी लोग जानते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं। अब इनमें से बताइए कौन सा अयोग वाय होगा? हमने बार बार बताया अयोग वाय की बात करते हैं भैया, जहां पर आपका विसर्ग आ जाए, जहां पे विसर्ग आ जाए आपको अयोग वाय बता देना है। विसर्ग आ जाए, ठीक है, वह आपका अयोग वाय में आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा। हम बात करें जो छा ध्वनि होती है इसका उच्चारण स्थान दंत होगा, अघोष्ठ होगा, ठीक है, सॉरी ओष्ठ होगा, तालब्य होगा या वश्य होगा? आपका कमेंट, आपका फीडबैक लाजवाब उम्दा है, सर्वमान है दोस्तों। जी हाँ, सर्वमान है आपका फीडबैक, आपका सपोर्ट। तो छा ध्वनि सभी लोग जानते हैं उच्चारण स्थान क्या होता है। छा किस में आता है? चा वर्ग के में आता है। चा, छा, जा हो गया, झा हो गया, अय्या हो गया, ये हमारे क्या? चा वर्ग के आपके वर्ण कहलाते हैं। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? चा, छा, जा, झा, ये सभी दोस्तों क्या कहलाते हैं? सभी लोग जानते हैं क्या? तालब्य कहलाते हैं। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न सिलेक्शन वाला, सीधा सिलेक्शन से कनेक्ट करते हैं। हर एक प्रश्न संभावित प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इनमें से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन है? नहीं है। नेगेटिव प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव प्रश्न को हर प्रश्न में नहीं वर्ड, ठीक है, जो ये नहीं वर्ड होता है ये पहचान में आ जाए तो आपका आंसर बहुत ही आसान हो जाता है। तो कौन एक संयुक्त व्यंजन है? छा होगा, शा होगा, त्रा होगा, ज्ञा होगा। कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं? आप जानते हैं छा, छा आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, और संयुक्त तो व्यंजन है, और किससे किससे मिलकर बना है ये भी बताइए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। देखिए छा है आपका का और जा है खा से मिलके आपका छ बनता है, ये खटकोण वाला, ये दोनों मिलके आपका छ बनता है। और अगर हम बात करते हैं आपका त्रा का, तो त्रा सभी लोग जानते हैं, ता और रा मिलके आपका त्रा बनता है। और अगर हम बात करें ज्ञा का, तो जा और अय्या मिलके आपका क्या बनता है? ज्ञा बनता है दोस्तों, ठीक है, आपका जा और अय्या मिलके ये क्या बनता है? ज्ञानी बनता है। तो यहाँ पे सा जो दिया गया है ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है मेरे सभी प्यारे मित्र, और आज आपको एक सॉन्ग सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, आज आप जायसवाल सर का सॉन्ग सुनिएगा, और अंत में वीडियो के अंत में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और अंत में सॉन्ग थोड़ा सा हो जाए, एक माहौल बनता है अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को माइंड से जो प्रेशर होता है उससे निकलने के लिए अंत में खुश होकर जाइए दोस्तों, ठीक है, बेहतरीन तैयारी। और तालब्य व्यंजन होगा दोस्तों, तो तालब्य व्यंजन की पहचान करते हैं। तालब्य व्यंजन कौन से कहलाते हैं? चाछा जा झा, टाठा डा ढा कहलाते हैं, ताथा दा कहलाते हैं, या पाफा बाभा कहलाते हैं, ठीक है, पाफा बाभा। तो तालब्य व्यंजन की बात करते हैं, तालब्य यानी तालु की बात करते हैं। तालु मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया जो चा वर्ग होता है वह तालब्य कहलाता है, तालु कहलाता है। तो चाछा जा झा ये क्या हो जाएगा? तालब्य व्यंजन कहला जाएंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन कहलाते हैं? तालब्य, ऊष्म, अंतस्थ। तालब्य तो अभी आपने जाना कि चा वर्ग के आपके क्या कहलाते हैं? तालब्य कहलाते हैं। और जो ऊष्म होता है, ऊष्म को मैं कई बार बता चुका हूँ कि हा, शा, साहा, ठीक है, सा, सा, साहा जो होते हैं ये हमारे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अगर बात करें अंतस्थ की, तो अंतस्थ हमारे यारा लावा कहलाते हैं। और ओष्ठ सभी लोग जानते हैं, ओष्ठ में क्या कहलाते हैं? ओष्ठ स्वर में छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है, और स्पर्श व्यंजन में आपका पाफा बाभा मा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पर, लाजवाब प्रश्न है,
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये जितने भी वीडियो में बीच में अगर आप लोग आ रहे हैं, लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आप लोग क्या है बाद में भी वीडियो को पूरा देख सकते हैं शुरू से। अनुनासिक का संबंध होता है दोस्तों, अनुनासिक का संबंध केवल नाक से होता है, केवल मुख से होता है, नाक और मुख दोनों से होता है, यह इनमें से कोई नहीं होता है। तो अनुनासिक का संबंध दोस्तों किससे होता है? देखिए अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक का संबंध जब भी हम स्वर कहते हैं, जैसे हम अगर अनुनासिक क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो वर्ण होता है वह हमारा अनुनासिक वर्ण कहलाता है। अगर हम बात करें अंगा की बात करें, अगर हम अय्या की बात करें, ठीक है, अगर हम आड़ा की बात करें, अगर हम ना की बात करें, अगर हम माँ की बात करें, अय्या आड़ा अय्या, ठीक है, अंगा अय्या आड़ा ना माँ, ये हमारे क्या नाक और मुख दोनों से। आप एक बार उच्चारण अय्या अय्या आड़ा ना माँ बोल के देखिए, बोल के देखिए, प्रैक्टिकली आप लोग देखिए, स्वयं से करके देखिए, जो स्वयं का अनुभव होता है पता है, ठीक है, वो सिलेक्शन को ले जाता है, वहाँ तक आपको पता होता है। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। और अगला प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अभी हमने बात किया था, चर्चा हुई थी अनुनासिक व्यंजन की। अनुनासिक व्यंजन वर्ग के प्रथमाक्षर कहलाते हैं, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर या आपके वर्ग के पंचमाक्षर कहलाते हैं। तो हमने अभी चर्चा किया पिछले ही क्वेश्चन में कि अनुनासिक जो आपके प्रत्येक वर्ग के पांचवा वर्ण होता है वह, ठीक है, वह हमारा अनुनासिक क्या है, व्यंजन कहलाता है। जैसे अंगा अय्या आड़ा ना मा, ये हमारे क्या हो गए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग के जो पांचवा अक्षर जो होता है, वर्ण होता है, वह हमारा अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा प्रश्न ध्यानपूर्वक, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा 8, 9, 11, 14। अब देखेंगे सर आपने जो 13 बताया वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मैंने एक चीज़ भी बताई थी 13 के पहले, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 11 होते हैं पहले, मैंने 11 भी आपको बताया था। अगर 13 ऑप्शन में नहीं है तो 11 ऑप्शन मारिए, सी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल सिलेक्शन की ओर, ठीक है। तैयारी शून्य से शिखर की ओर होगी दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जी हाँ, शिक्षा प्रकाश में होती है, आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाती है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। दोस्तों कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या होगा? कंठोष्ठ ध्वनि की बात करेंगे, और होगा, ए होगा, का होगा, ता होगा, तो कंठोष्ठ ध्वनि की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ ध्वनि के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कंठोष्ठ ध्वनि उन्हें कहते हैं जो कंठ तालु से उच्चारित संयुक्त होते हैं, यानी कंठ से भी हो और तालु से, उन्हें क्या है, कंठ तालव्य कहते हैं, ठीक है, संयुक्त कंठ तालव्य स्वर। जैसे ए ऐ होता है आपका, क्या होता है, ए ऐ होता है, कंठ और ओ से उच्चारित संयुक्त आपका कंठोष्ठ स्वर ओ और औ होते हैं, ए ऐ और ओ औ होता है। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर औ होता तो होता, लेकिन और है तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, मिसप्रिंट है, ए दिया हुआ है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसलिए कंसेप्ट लेके आते हैं ताकि समझ में आए। सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होगा? हम बात कर रहे हैं भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। जितने भी अभी लाइव आए हैं वो बाद में वीडियो पूरा देख सकते हैं, और अंत में आज एक सॉन्ग होगा, गाना होगा, एंजॉय करके जाएंगे, क्लास को एंड करेंगे। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या होगा? देखिए भाषा निर्माण की सही इकाई का जो अनुक्रम होता है दोस्तों, वह क्या होता है, पहले क्या होता है, ध्वनि होता है, सभी लोग जानते हैं। जब ध्वनि होता है या वर्ड होगा, उसके बाद शब्द बनता है, शब्द के बाद फिर आपका पद बनता है, ठीक है, पद के बाद फिर आपका वाक्य बनता है। तो भाषा निर्माण की इकाई की जो होती सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद और आपका फिर वाक्य बनता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है दोस्तों। इनमें से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? समझिएगा प्रश्न, समझिए, सिलेक्शन पाइए। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं, हम उच्चारण के स्थान के आधार पर अगर बात करते हैं तो पहला आपका क्या होता है, ओष्ठ की बात करेंगे, तालव्य की बात करेंगे, तो पहला दोस्तों कंठ होता है, कंठ होता है उच्चारण के स्थान पर पहला अगर स्थान देखेंगे, ठीक है, जब आप सारणी में जाएंगे, व्याकरण विधि की सारणी में जाएंगे व्याकरण की, उसमें पहला कंठ होता है, दूसरा तालु होता है, फिर आपका मूर्धा होता है, मूर्धा के बाद फिर आपका दंत होता है, ओष्ठ होता है, ठीक है, मूर्धा को वश्य भी बोलते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न,
प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार का ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर बताना है, ठीक है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है, वो आपका उत्क्षिप्त ध्वनि है, प्रकंपित ध्वनि है, संघर्षहीन ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये आपका दोस्तों ला पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। सभी लोग नोट कर लेंगे, पार्श्विक ध्वनि। अभी मैंने आपको बताया कि ला को शामिल किया गया व्यंजन में, यह पार्श्विक ध्वनि कहलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि लिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। लिखित में से, अब देखिए शुद्ध वर्तनी क्या है, तरुण का कैसा होगा? अब देखिए रा में ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई रा नीचे झुका हुआ है तो कोई रा सीधे सामने खड़ा हुआ है, ठीक है। ये रा जो लकार लगी हुई है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की, तो तरुण में जो छोटा ऊ की लकार होगी वो होगा, ठीक है। यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे तरुण लिखा हुआ है और पहला तरुण होता है, ठीक है। करुणता है आपका, ठीक है, सरलता है यहाँ पे तरुण, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। कुमुदनी होगा, कुमुदनी होगा, कुमुदिनी होगा या कुमदुनी होगा। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए सभी लोग जानते हैं, सब लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोग जल्दी कर देते हैं या घबरा जाते हैं एग्जाम टाइम में कि हमें पेपर कंप्लीट करना, इससे हमें गलती हो जाती है। तो गलती करना नहीं है, जितना सही अंक करेंगे, जितना सही आपके ऑप्शन होंगे, सिलेक्शन उतना ही आसान होता है, आप लोग जानते हैं। तो शुद्ध वर्तनी जो होगा वह राइट ऑप्शन दोस्तों जाएंगे सी ऑप्शन के साथ, ठीक है। कुमदुनी होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर क्वेश्चन है। सभी लोग लाइक कर देंगे मेरे प्यारे मित्र, जितने भी लाइव आ चुके हैं लाइक कर देंगे वीडियो को दोस्तों, सपोर्ट करें। आपका फीडबैक चाहते हैं, लाइक करते हैं तो आप लोग पता चलता है कि आप लोग समझते हैं, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो ये नॉलेज है, आपके जो प्रश्न है आपको समझ में आ रहे हैं, आपके काम में आएंगे, आपके सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, आपका परिणति है, परिणति है, परिणति है या परिणीति है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कोई भी जब शादी होती परिणीति संग ऐसे लिखा जाता है, तो शुद्ध वर्तनी बताना है, ठीक है। हम जो बोलचाल में हमारी ये भाषाएं शब्द होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में समझ नहीं आता, बोल तो लेते हैं लेकिन शुद्ध रूप क्या होता है, परिणति होता है, ठीक है। सभी छोटी है, कोई बड़ा नहीं है, सब छोटा, पा री भी छोटा है, ड़ा भी छोटा है, ती भी है, ठीक है, यानी कि सभी आपके लघु रूप में है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि चातक सुवत की बूंद का प्यासा होता। अब यहाँ पे बताना सुवत, यहाँ पे शुद्ध रूप बताना है। चातक सुवत की बूंद का प्यासा, तो चातक जो है सुवत की बूंद का प्यासा नहीं होता। किस बूंद का प्यास होता है दोस्तों? वह स्वाति की बूंद का प्यासा होता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि चातक सुवत की बूंद का प्यासा। अब आपको सुवत ही नहीं, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे बूंद पे बताना है, जो आपका चिन्ह कह रहा हो, ठीक है। तो बूंद का प्यासा में क्या होगा? देखिए बूंद का प्यासा नहीं होगा, पिछले क्वेश्चन में दिया गया था, क्या होता है बूंद में शुद्ध रूप आपका, देखिए बूंद में दो दिया गया है, इनमें भी कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। बूंद में जो होगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बूंद ऐसा होगा, चंद्रबिंद वाला होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य को परामुखपेक्षी नहीं बनना चाहिए। अब देखिए जो आपका लिखा है परामुखापेक्षी लिखा है, यहाँ पे अशुद्ध है, हमें शुद्ध बताना है, कौन सा आएगा? ऑप्शन 4 है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका परामुखपेक्षी होगा, परमुखपेक्षी, परामुखपेक्षी, परमुखापेक्षी या परमुखपेक्षी। राइट ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर जानेंगे तभी सिलेक्शन पाएंगे, यानी कि परमुखापेक्षी होता है, ठीक है। छोटा रा और खा आपका बड़ा होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य प्रादुर्भाव जो है भारतेंदु से ही होता है। अब प्रादुर्भाव का सही शब्द क्या होगा? आपके 4 ऑप्शन हैं, तो प्रादुर्भाव जो होता है सही रूप में आपका आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे फर्स्ट ऑप्शन तो सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है, प्रादुर्भाव क्या होगा? तो यहाँ पे आपका देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रादुर्भाव जो लिखा हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन शुद्ध रूप में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, जो संस्कृत है आपकी वह संश्लिष्ट भाषा है, तो संश्लिष्ट को शुद्ध रूप बताना है, कौन सा संश्लिष्ट होता है, ठीक है। तो संस्कृत आपकी कौन सी संश्लिष्ट भाषा है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। अगर सिलेक्शन पाना चाहते हैं फीडबैक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, और जितने भी अभी वीडियो आए हैं, ठीक है, बीच में आए हैं, वो बाद में वीडियो पूरा देख के जाएं, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन करें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए दोस्तों। तो संस्कृत जो है संश्लिष्ट भाषा आपका शुद्ध रूप पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। अब देखिए महात्म्य जो शब्द, इसका शुद्ध रूप बताना है, ठीक है। तो महात्म्य का शुद्ध रूप क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो महात्म्य का शुद्ध रूप क्या होता है, महात्म होता है, बड़ा मा होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, महात्म, शुद्ध रूप यहाँ पे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट लाजवाब उम्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, 4 प्रश्न और हैं, बिल्कुल क्रैक करेंगे, धुआं धुआं हर एक प्रश्न यहाँ पे करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों पाना है, आप सभी से सिलेक्शन चाहिए, कुछ नहीं। और अंत में एक सांग होकर खुशी खुशी इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी। रोगी में क्या थी, उत्कृष्ट, यानी रोगी व्यक्ति था, उसको उत्कृष्ट यानी कि जीने की बहुत इच्छा थी। उत्कृष्ट यानी कि बहुत लोग जानते हैं, उत्कृष्ट इच्छा थी उसकी जीने की। जीविसा मतलब क्या होता है, जीना। अब ये जिजीविसा जो है, इसको शुद्ध रूप में बताना आपको कि जीजीविसा होगा या जिजीविसा हो जाएगा, या जिजीविसा छोटी छोटी हो जाएगी, ये छोटी छोटी, ये बड़ा सा हो जाएगा, सा दूसरा हो जाएगा। तो जिजीविसा का जो शुद्ध रूप होता है वह होता है जिजीविसा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आपको छोटी जी करना है, फिर बड़ी जी जिज्जी कर देना है, जीजी हो गया, और जीजी के बाद क्या है, विष को जोड़ देना, विषा, जीजी विषा शुद्ध रूप हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 3 प्रश्न है और भी, बिल्कुल देखते हैं क्या है। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनिमय में औपचारिकता नहीं होती, ठीक है। अब आपको बताना है, जहां आत्मीय हो वहां विचार विनिमय में अब औपचारिकता के नहीं होती। देखिए औपचारिकता की जगह क्या पे सही शुद्ध रूप आएगा, औपचारिकता होगा, औपचारिकता होगा, ठीक है, औपचारिकता होगा, औपचारिकता। तो मैं बता देता हूँ, 2 होगा, पहला होगा या डी होगा। आपको 50-50, जैसे केबीसी में होता है 50-50 दे दिया। अब आपको 50 में बताना कि औपचारिकता का शुद्ध रूप क्या होता है, ठीक है। तो औपचारिकता का यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्ति कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अब जो यह व्यक्ति लिखा हुआ है, व्यक्ति का शुद्ध रूप बताना है कि व्यक्तित्व होगा, ठीक है, व्यक्तिक होगा, या आपका वैयक्तिक होगा, या आपका दोस्तों व्यक्तिक होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है, व्यक्तिक होगा। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने क्या किया, व्यक्तित्व, ठीक है, वय होता है, वय में क्या है, अय की मात्रा लगती है। व्यक्तित्व कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की, शुद्ध रूप आपका व्यक्तित्व होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब 30वां प्रश्न है, इसके बाद एक सॉन्ग होगा, ठीक है। 10 से 15 सेकंड और भी टाइम लेंगे। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। जो दिए गए शब्द हैं इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है। अंतर्गन दिया है, अति आवश्यक है, क्रियान्वयन है, अतिरंजित है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बी ऑप्शन करते हैं। कितने कितने भाई बहने बी ऑप्शन किए हैं, बी ऑप्शन सभी लोग किए होंगे। मैं 99% यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग बी ऑप्शन, अगर आप ये क्वेश्चन ना देखा होगा तो, अगर देखा है तो आप लोग फिर पता है सही ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। तो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द होगा वह होगा अतिरंजित की बात करेंगे। देखिए अब अति आवश्यक बोलेंगे। देखिए अति आवश्यक का शुद्ध रूप क्या होता है, आप लोग देख सकते, अत्यावश्यक होता है। अति आवश्यक का शुद्ध रूप क्या होता है, अत्यावश्यक होता है, ठीक है, अत्यावश्यक होता है, ये चीज होता है अत्यावश्यक, ये आप लोग देख पा रहे हैं, अत्यावश्यक होगा। अति आवश्यक का शुद्ध रूप अत्यावश्यक होता है, यानी जो शुद्ध रूप आपका क्या होगा, अतिरंजित हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी, बेहतरीन लाजवाब है, और आप एक सॉन्ग हो जाता है। चलिए सभी लोग देखते हैं मेरी आवाज़ कैसी है, आपका फीडबैक कैसा लगता है दोस्तों। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।